स्वागत है साथियों, दलित चेतना व आंदोलन के सहयात्री की श्रृंखला में आज हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ साथी कपिलेश्वर राम जी हैं। कपिलेश्वर राम जी ने दलित भूमि अधिकार के आंदोलन को पिछले 3 दशकों से लगातार बिहार की धरती पर चलाया है। उन्होंने हजारों दलितों को जमीन के अधिकार दिलाए हैं, उनके आंदोलनों को एक मजबूती दी है। आज वो हमारे साथ हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस सामाजिक आंदोलन में वो कैसे आए, सामाजिक आंदोलन में उनकी सफलताएं क्या रहीं, उनकी चुनौतियां क्या रहीं, उन्होंने जो उद्देश्य तय किए थे अपने लिए, उन उद्देश्यों में वो कहाँ तक सफल रहे। और साथ ही हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसने उन्हें सामाजिक आंदोलन की तरफ आने के लिए प्रेरित किया। तो जय भीम कपिलेश्वर राम जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अपने बारे में कुछ बताइए, खास तौर पे अपने वो पृष्ठभूमि, जीवन में किस तरह से संघर्षों से चलते हुए आप सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बने। धन्यवाद सर। मेरा नाम कपिलेश्वर राम है, पिताजी का नाम छकड़ू राम और एक गरीब परिवार, दलित परिवार से मैं जन्मा हूँ। मैं अपने सामाजिक जीवन का जो परिचय मैं देता हूँ, जब मैंने होश संभाला था, स्कूल का एक रास्ता तय की थी, उस समय लगा जो भेदभाव हुए होते थे, उस भेदभाव से यह महसूस उसी समय से होने लगा था कि हमें अलग क्यों रखा जाता था। जब अपने परिवार और समाज को देखते थे तो वहां भी अलग रखी जाती थी, उनको भी था। तो ये बाद में पता चला मुझे कि जो जातीय संरचना के कारण हमें अछूत समझा जाता है और हर कामों से हमें पीछे छोड़ा जाता है। छात्र जीवन में मैं पढ़ने में कमजोर नहीं था। हर स्तर से मेरी सोच थी कि मैं जो अन्य क्लास के जो लोग हैं, अन्य वर्ग के लोग हैं, उनकी तरह मैं भी रहूं। लेकिन काश हमारी जो सामाजिक और आर्थिक जो ताकतें थी समाज के अंदर, वो बहुत कमजोर था, जिसके कारण एक मन में दिलासा थी, एक मन में एक कोशिश थी कि हम भी जो है अन्य बच्चों की तरह, मैं भी अपना अन्य छात्रों की तरह मैं भी अपना उस जीवन को व्यतीत करूं। जब मैं क्लास में पहले आगे बैठता था तो बहुत सारे बाधाएं आती थी कि नहीं, दलित के बच्चे आगे नहीं बैठेंगे। खास उस समय बहुत काफी जो है गहरा दुख भी होता था, लोगों का ऐसा क्यों है। जब मैंने होश संभालता था, जब मैट्रिक किया तो लगा कि मैं इस समाज की संरचना को समझने लगा। और समाज की संरचना में यह हुआ कि हम कहीं भी कुछ करेंगे तो हमारे साथ भेदभाव होता ही रहेगा, क्योंकि यह भेदभाव आधारित समाज का निर्माण है। आपके पिताजी क्या करते थे? आप लोगों के पास गांव में जमीन वगैरह थी? नहीं 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 नहीं, मेरे पास तो रहने का भी जमीन थोड़ी सी थी, कोई खेत का जोत का कोई जमीन नहीं थी। तो आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी। लेकिन मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, एक मिस्त्री थे। मिस्त्री के कारण कुछ जो भोजन मिल जाया करता था, लेकिन आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी। मुझे कोशिश थी कि बहुत आगे तक पढ़ाई करूं, लेकिन आर्थिक कारण जो है हम आगे तक पढ़ाई नहीं कर सके। लेकिन संयोग उसी वक्त जेपी आंदोलन भी हो रहा था। उसी समय हम छात्रों का जो है मिलने का मौका मिला और उसमें क्लियर हम लोग को एक आईना मिला कि ये जो सामाजिक ताना बाना है, ये सामाजिक संरचना है, यह बिल्कुल ही गलत है और ये कोई प्राकृतिक रूप नहीं, यह जो है समाज के बनाए गए, जो खास करके जो मनुस्मृति के द्वारा, जो मनुस्मृति संविधान है, इसके द्वारा वो रची गई है। हम एक अछूत नहीं है। तो उसी समय से अवसर मिलता गया और मुझे एक संकल्प लिया मैंने कि हम जो है हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, हम जब करेंगे समाज का ही सेवा करेंगे और समाज परिवर्तन के काम में लेंगे। और मैं उसी समय से समाज के परिवर्तन के कामों में लगा रहा। शायद वहां भी हमें इस तरह का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं इतने कमजोर परिवार का था। उस आंदोलन में मुझे एक आइडेंटिटी का, पहचान का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं कमजोर था। मतलब दिल में थी कि अपने समाज को निर्माण करूंगा, जरूर निर्माण करूंगा। तो उसी समय अपने गांव में, हाँ सर 1974 में जो जेपी का एक संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था, उसमें वो संपूर्ण क्रांति में ये बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे, जो जाति के मुद्दे थे, वो ठीक से शामिल नहीं हो पाए। और जो एक दलित नेतृत्व भी उससे उभर के आना चाहिए था, उसको उस तरह से मौका नहीं मिल पाया जैसा उसे मिलना चाहिए था।
जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आगे बिल्कुल। बताइए। लेकिन वहाँ कोई भेदभाव नहीं थी, लेकिन अच्छा। शायद वो हमारा ही जो खास करके जो हीन भावना भी था मुझे, जो समाज में हम पले थे बड़े थे ग्रामीण इलाका में, उससे भी मेरे में हीन भावना रहता था। इसी कारण मैं मुख्यधारा में वहां भी नहीं जुड़ पाता था। ये मैं वहां नहीं कहूँगा कि वहां कोई रास्ता नहीं था, वहां रास्ता था, लेकिन मैं खुद अपने हीन भावना का उस रास्ता में नहीं जुड़ पाता था। एक तो गुलाम एक मानसिकता बुरी तरह दिमाग में छाई हुई रहती थी, और वो सारे बिल्कुल दबाव जो बिल्कुल जाति जाति के कारण होते थे वो आपके ऊपर बहुत दबाव बना कर रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल डर हुआ होता था कि गांव कुछ ऐसे बोलेंगे तो गांव में मुझे क्या करेंगे, लोग पीटेंगे। इस तरह की बहुत सारे वारदातें हुई हैं, लेकिन वह वारदात कोई घटना में नहीं घटी, लेकिन तनाव हमेशा हुआ होता था। 74 के गांव से ही आंदोलन से जो प्रक्रिया शुरू हुई वो 80 तक आते तक एक नए भारत का दृश्य हमारे सामने आया, क्योंकि 74 जी के जी आंदोलन की कुल परिणति ये रही कि इंदिरा गांधी ने उसके बाद इमरजेंसी लगाई, और इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी सरकार में आई, और उसके बारे में माना गया कि ये सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा फलसफा अपने साथ लेके आई है। और उस समय आप लोग सर। कहाँ थे और क्या सर कर रहे लेकिन थे? मैं उस आंदोलन का मुझे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, मुझे उतना चेतना भी नहीं थी इस परिवर्तन का कि मैं उसको कहूं कि उसके कारण मैं आगे आया। लेकिन अपने गांव स्तर पे जो सामाजिक जो स्थिति देखते थे, इसको मैं कोशिश किया था कि आगे कैसे बढ़ सकेंगे। लेकिन वहां के मित्रों के साथ जो है, स्कूल कॉलेज के मित्रों के साथ जो है, एक लगता था कि हमें भी कुछ करना है। मैं आपने अपने आंदोलन गांव में में सबसे पूरा पहला साथ ही नहीं हस्तक्षेप था। कब किया आप? मैंने अपने गांव गांव में पहला हस्तक्षेप जो है हम किए 78 में किए सर। अच्छा, क्या था मामला? 78 वो मामला था, जमीन का मुद्दा था। अच्छा। जमीन का मुद्दा था कि क्योंकि हमारे यहाँ जो दलित बस्ती है, इस बस्ती में सभी को 2 डिसमिल 3 डिसमिल 1 डिसमिल आधा डिसमिल जमीन ज्यादा किसी को नहीं है। क्या होता था कि आए गए जो अतिथि होते थे, उनका जो है कोई भवन नहीं होता था, रहने का जगह नहीं था। जो सामुदायिक भवन की हमें खोज थी कि जगह कहीं मिल जाए ताकि आए गए लोग हमारे यहाँ बैठेंगे उस तरह का। वहीं से मेरा आंदोलन का शुरुआत, आंदोलन नहीं अभियान एक शुरुआत हुआ कि काश हम कैसे होंगे। तो बढ़ते 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 हम लोग ने यहाँ जो लोगों से, जो किसान थे, किसानों से, यहाँ जमींदार कोई नहीं थे, सब छोटे छोटे किसान थे। एक किसानों से मैंने संवाद किया, संवाद के परिणाम हुआ उन्होंने जमीन जो है मुझे 1 कट्ठा जमीन दिया, और उससे हम सामुदायिक भवन को निर्माण किया। जी उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उम्र थी सर उस समय लगता है 18 20 20 होगा, 20 22 होगा। तो 20-22 साल की उम्र में आपने पहला हस्तक्षेप किया अपने समाज के लिए, और उसको आपने जी सफलतापूर्वक पा लिया। बिहार की जी जी धरती तो जो सामंतों की जमीन कही जाती है, उसके बीच में जी जी आप कुछ किसानों को ये समझाने में सफल रहे कि उनको अपनी जमीन आपको देनी चाहिए, आपके समाज के लिए एक सामुदायिक भवन बनाने के लिए। बिहार में सामंती व्यवस्था बहुत मजबूत जरूर आज भी है, लेकिन मेरे गांव पंचायत में इस तरह की व्यवस्था नहीं रही है सामंत, क्योंकि यहाँ सभी पिछड़े जाति के लोग हैं। ये जो है दलित कमेटी है, पिछड़े जाति के पंचायत भी इसी समुदाय के लोग हैं। तो इस तरह की सामंतवादी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनके पास संपत्ति थी, जमीन थी, हमारे पास नहीं था। इसी कारण तो भेदभाव होता ही था, लेकिन उस तरह का भेदभाव नहीं था। ये बताइए कि बिहार में जो जमीन का आंदोलन है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? जो दलित भूमि अधिकार के आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, और वास्तव में ये आज कहाँ तक आगे आ पाई है? बिहार में तो आप जैसे ही आजादी के काल से देखेंगे तो बिहार पहला राज्य है जो भूमि जमींदारी प्रथा उन्मूलन नियम बनाया और भूमि सुधार कानून बनाने में सफल रहा। बहुत सारे संघर्ष हुए, लेकिन वह सफल रहा। हम वहां से देखते हैं कि जमीन की और आजादी और भूमि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार तीनों को संदर्भ में देखते हैं, तो संदर्भ में आज अगर देखते हैं तो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। कपिलेश्वर परिणाम जी, है। एक चीज बताइए कि बिहार में सबसे पहले भूमि को लेकर के कानून बना, जमींदारों से जमीन ली गई, बड़े किसानों से, बड़े जोतदारों के पास जो
ज़्यादा ज़मीन थी, कानून के अनुसार वो ज़मीनें उनसे ली गईं, सरकार के खाते पे वो ज़मीनें भी आईं। इसी तरह जैसे भूदान आंदोलन चला, उसमें भी काफ़ी ज़मीन सरकार के खाते पे आई भूदान आयोग के माध्यम से। लेकिन ये ज़मीनें दलितों में बँट नहीं पाई, इसका क्या कारण था? सर, मैं इसके पहले बताया कि भूमि सुधार कानून तो जरूर बना, तो ये सपना लगा कि हम लोग को पूरा होगा और ये आज़ादी हम लोग को मिलेगी, लेकिन उसका पूरा अंततः मैं कह रहा हूँ कि जो 45 एकड़ तक जमींदारों का जमीन रखने का जो कानून बना, और शेष जो है बिहार में जो है 27 लाख एकड़ जमीन बची थी, और भूदान की जमीन 21 लाख दान में मिला था। टोटल जमीन को करें तो बहुत बड़ी संख्या थी, लेकिन जमीन जो है अंततः मुश्किल सरकार के रिकॉर्ड में आप देखेंगे तो 2 लाख कुछ ही जमीन जो है लोगों को तक मिल पाई, वो भी दखल के लिए आज नहीं है, वो भी जो है दखल आज नहीं हुई है। कपिलेश्वर जी, आप कह ये रहे कि बिहार में भूमि सुधार कानून के तहत 45 एकड़ से ज्यादा जमीन जिनके पास थी उनसे वो जमीन भूमि सुधार कानून के तहत ले ली गई, और दूसरी तरफ जो भूदान आंदोलन के नतीजे में जो तमाम सारी जमीन आई, ये सब मिला के लगभग 4 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। इस जमीन का आधा हिस्सा बांटा जरूर गया, लेकिन वो कागजों में रह गया, वास्तविक तौर पे दलितों के दबे कुचले लोगों के हाथ में नहीं आया। 4 लाख जमीन नहीं सर। हाँ, यह जो है मैं यह कह रहा हूँ कि 27 लाख एकड़ जमीन निकाली गई। उस जमीन से लगभग 2 लाख 85 या 75 हजार एकड़ जमीन वितरण सरकार ने की है, रिकॉर्ड है। और भूदान की जमीन जो है आज की डेट में अगर बात करेंगे 21 लाख में हुआ, तो कुल बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ तो 6,48,533 एकड़ जमीन जो है वह बिहार में निकला, जिसमें लगभग 2,51,000 जमीन का वितरण किया गया। तो मतलब शेष जमीन जो है अभी तक पता नहीं है कहाँ है। मतलब ये जमीन तो ये रहा 25% भी जो कुल जमीन कब्जा जो सरकार के पास आई थी उसका 25% जमीन भी नहीं बटी। सवाल यह है, ये जो जमीन बांटी गई, ये जो जमीन बांटी गई, इस जमीन में से कितने लोगों को जमीन को वास्तविक में कब्जा मिला? जमीन का कब्जा कितने प्रतिशत लोगों को मिला? सर, इसका तो पूरा मैं एक सर्वे नहीं किया हूँ, लेकिन जरूर मैं कहूंगा कि अगर जमीन की दखल अगर देखेंगे, आपका पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गया है, फिर आपकी नवादा है, उस स्थिति में मैं कब्जा के रूप में मैं अभी तक देख रहा हूँ मेरे 25% जो है जमीन वितरण हुआ, बाकी जमीन जो है दखल होगा और बाकी जमीन दखल नहीं है। मतलब 27 लाख एकड़ भूमि सुधार कानून के तहत आई, 21 लाख एकड़ भूदान आंदोलन के नतीजे से आई। इतनी सारी जमीन आने के बाद लगभग 2.25 लाख एकड़ जमीन ही बट पाई, लेकिन वो भी कागजों में रह गई। जिन लोगों को कागजों में नाम दाखिल हुआ उसमें से सिर्फ 25% को ही वास्तव में जमीन हासिल हुई। ये है भूमि सुधार कानून का नतीजा, और सरकार की मंशा भी बड़ी स्पष्ट है। सवाल ये है कि आप पिछले कम से कम 3 दशक से भी ज्यादा समय हो गया, आप निरंतर दलितों को भूमि के अधिकार के मुद्दे पर लेकर के बिहार में निरंतर गोलबंदी कर रहे हैं। इसमें आपकी सफलताएं क्या रही? सर, सफलताएं रही है, और खास करके पॉलिसी स्तर की अगर बात करेंगे तो राज्य सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी। जब हम लोग अभियान चलाए थे तो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में वह एक बात यह है कि हम कोर कमेटी बना के लोगों को हम जमीन वितरण करेंगे, और साथ साथ जैसे ही नीतीश सरकार की जो नीतीश जी के जो राज्य आया उसमें एक वनोपाध्याय के नाम से एक भूमि आयोग भी गठन की गई, उसका सर्वे भी किया। ऐसे अवसर आए हैं सर, लेकिन मैं आप भी बोले मैं भी बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि समांतवादी व्यवस्था सत्ता को भी कमजोर करती है। कपिलेश्वर जी, हाँ सर, आपके आंदोलन के नतीजे से कितने लोगों को अभी तक लाभ मिल पाया होगा, जमीन का, आवास का? मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। एक तो मैं भूमि सुधार के अंतर्गत में बता दूं, जब मैं काम करने लगा तो मैंने एक अध्ययन किया, तो अध्ययन में आप यहाँ बिहार में देखे हैं कि बीपीटी एक्ट है, बिहार प्रेवेंसी एक्ट है, वो जो जमींदार के द्वारा बसाए गए थे, जो खास करके खेतीहर मजदूर,
उनके लिए एक पर्चा का जो है ना कानून बनाई गई थी 1947-48 में, जो कि 12 डिसमिल तक जमीन देने का, जो बसे हुए उसको पर्चा देने का राइट किया था। और जो है उनको खास करके वास भूमि स्वामित्व के लिए जो आने वाला पीढ़ी है, इसके लिए कानून अभी तक नहीं बन सका। उसके लिए मैंने अध्ययन करने के बाद सरकार से संवाद भी की, सरकार के पदाधिकारी लोग माने ही बात को, उसमें मंत्री बहुत सजग थे, अच्छे थे, वह भी इस चीज को स्वीकारा और एक पूरे बिहार में सरकार के द्वारा एक अभियान चलाई गई थी, कोर कमेटी गठन की गई। बिहार में खास करके जो सामाजिक परिवर्तन में लगे हुए लोग हैं, समाज के विकास चाहने वाले लोग हैं, उनको एक कमेटी बनाई गई, जिसमें राजस्व विभाग के प्रधान सचिव जो हैं श्री व्यास जी थे, वह बहुत तन मन से वो काम किए। बिहार में जो वास भूमिहीन परिवार है, इनके लिए कानून बनाया जाए और सुनिश्चित किया है जमीन। ये वास भूमि क्या होती है? मतलब आवास वाली? जो हाँ, आवास दीजिए, वो इंदिरा आवास वाली नहीं सर। अच्छा। ये था कि कम से कम जब होम स्टेट लैंड में देखेंगे तो 12 डिसमिल कहने का मतलब वो जमीन तक पर्चा दिए जाने का मतलब कि एक डिग्निटी 5 लाइफ जीने का जो एक अवसर है सर। तो हम लोगों ने कहा था कि कानून बनाया जाए, जिनके पास बिहार में जो दलित समुदाय के लोग हैं, अति पिछड़ा समुदाय के लोग हैं, पसमंदा मुस्लिम समाज के लोग हैं या अन्य समाज के समान समाज के लोग, जिनके पास रहने का जमीन नहीं है और डिग्निटी 5 लाइफ नहीं जी रहे हैं, आजादी की परिभाषा क्या हो सकता है। इसके लिए था कानून बनाया जाए, कानून के अंतर्गत 10 डिसमिल जमीन जो है प्रत्येक परिवार को दिया जाए। ये बातें डिमांड रखी गई थी, लेकिन कोर कमेटी में 5 डिसमिल जमीन की बात आई, और वह भी जो एक सर्कुलर बना दी गई, कानून नहीं बना सकती सरकार ने, वो एक सर्कुलर बनाई जिसमें 5 डिसमिल जमीन जो है ना सुनिश्चित किया था। वह भी बहुत तेजी के साथ 9 प्रमंडल बिहार में है, 9 प्रमंडल में आयुक्तों के साथ मीटिंग करके, आपके सीओ के साथ, अंचलाधिकारी के साथ, एलआरडी के साथ, एसडीओ के साथ, डीएम के साथ, हर जिला में एक अभियान चलाई गई प्रमंडल वाइज, लेकिन ढाक के 3 हुआ। वह जो है अभियान बसेरा के अंतर्गत जमीन नहीं दी गई, लेकिन जमीन अंततः लोगों के हाथ में अभी तक नहीं गई है और न ही वास भूमि का स्वामित्व का कानून बनाई गई है। ये संघर्ष आज भी जारी है। और खेती की जमीन का क्या हाल है? खेती की जमीन तो यहाँ बात करनी ही नहीं है बिहार में। तो अब शायद लगता है कि खेती की जमीन जो सीलिंग एक्ट की जमीन है, भूदान की जमीन है, अगर सरकार कोशिश करे निकालने के लिए तो वह जमीन कुछ वितरण किया जा सकता है, जो खास खेती की जमीन की। तो मतलब यहाँ एक मुद्दा है सर, बटाईदारी जो अधिनियम देखेंगे तो जमींदारी प्रथा उन्मूलन के समय जो है ना सारे कानून निरस्त किए गए, लेकिन बटाईदारी कानून को निरस्त नहीं किया गया। तो आज के डेट में क्या है, किसान जिनके भूस्वामी यानी 15 एकड़ से लेकर 45 एकड़ तक जमीन जो आवंटन सरकार ने की थी, तो वह जमीन आज भी वो अपने खुद जोतते नहीं है, वह एक पट्टा के रूप में कन्वर्ट कर दी गई है, नगद पैसे के रूप में कर दी गई है। और वो क्या है, अपने बाहर रहते हैं, कहीं दिल्ली है, बम्बे है, अमेरिका है, जहां तहां, लेकिन जमीन का स्वामित्व आज भी उन्हीं के कब्जे में है, उन्हीं के हाथ में है। और जमीन की रेट देख ही रहे, दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जिसके कारण जो है कृषि योग्य जमीन जो है निकाली जा सकती है ऐसे बटाईदारों को लेकर के, अमूमन सरकार सही नहीं है। एक चीज बताइए कि आखिर बिहार में ये जो पूरा जमीन का आंदोलन आप लोग निरंतर लड़ रहे हैं, बिहार एक बहुत क्रांतिकारी जमीन है और इतना सब होने के बावजूद आखिर क्या कारण मान रहे हैं? सामंतवाद तो वहां पे एक बड़ा कारण है ही है। दूसरा कारण जो कहना चाहिए कि सत्ता पे जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये भी उस पर बड़ी अड़चन है। लेकिन ठीक उसी समय बिहार एक बड़ी आंदोलन की जमीन है, हर मुद्दे पे बड़े संघर्ष हुए हैं। जैसे भोजपुर के इलाके में सीपीएम माले ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उसने जमीन कब्जा करके दलितों में, गरीबों में बांटी। तो आप लोगों ने कौन सी रणनीति अपनाई और आप लोगों के आंदोलन के नतीजे क्या रहे? कानून आना एक चीज है, आपने कानून बनवाए वो एक चीज है, लेकिन क्या इन कानूनों का लाभ देने के लिए किसी नए आंदोलन की दिशा में आप लोग गए? हाँ सर, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये मैं जरूर कहूंगा कि माले ने क्या किया सर विदित है, लेकिन मैं उसकी ओर नहीं जाके मैं अपने अभियान की ओर जाता हूँ। तो मेरा जो अध्ययन है, जमीन का स्वामित्व दखल से नहीं होती है सर क्योंकि पूरे कानूनी स्तर का अगर मैंने अध्ययन किया हूँ
तो वह स्वामित्व एक कागज का टुकड़ा से होता है सर। जब उसका नाम चढ़ेगा तो दखल होना ही होना है। सिर्फ दखल हो गया और उसके स्वामित्व में कहीं नाम नहीं है तो दखल आज है, कल ताकत कमजोर होगी, दूसरे को दखल कानून दखल कर लेगा। इसलिए मैं उसका ही नहीं कह रहा हूं कि निरर्थक गया। एक भूमि के आंदोलन जो दखल का था वो आज भी वो जिंदा रखने का काम किया है, उसको निरर्थक नहीं कहूँ। लेकिन हम लोग कानूनी संवैधानिक स्तर पे मैं सरकार से संवाद भी कर रहा हूँ, एडवोकेसी भी कर रहा हूँ कि ऐसे जो लोग हैं भारत के नागरिक हैं, कहीं बाहर के नागरिक हैं नहीं, इनको भी अगर शायद संविधान के अंतर्गत जो एक समता और समानता का जो एक अवसर 14 से 18 का जो अनुच्छेद है उसके तहत अगर देखते आप हैं तो ये भी एक भारत के नागरिक है, इनका भी अवसर मिलने पे आगे बढ़ेंगे। कानून का एक रूप दिया जाए, जो इनके पास रहने का जमीन नहीं है, वास भूमि स्वामित्व अधिकार कानून बिहार में बनाया जाए। नहीं, लेकिन मैं फिर उसी जगह आता हूं कि कानून के बन जाने के बावजूद, कानून तो भूमि सुधार कानून भी बना है, उसमें जमीन भी आई, लेकिन उस जमीन का तो वितरण नहीं हो पाया। हाँ, उस समय की सर, उस समय मैं नहीं कहूंगा कि अन्य गैर दलित जो है आंदोलन नहीं किए और उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अच्छी नीयत के कारण आज तक हम लोग बीच आया तो हम लोग आज पकड़ने लगे हैं। उस समय कहा गया कि जिसको दुख होता है फटे ना, हाँ ब्याह उसको जाने पीर पड़ाए वाला बात है, वह जो है हम लोग अब सजग होने लगे हैं। हमारे समुदाय के लोग जो वास भूमिहीन है या भूमिहीन परिवार है वो सजग होने लगे हैं, कानून को समझने लगे हैं, कानून को जानने लगे हैं। तो वह अंतर मैं देखता हूं कि कानून उस समय जो निकला था शायद आज अगर निकल जाए तो कानून के अंतर्गत लोग लड़ने के लिए तैयार होंगे और लड़ के ले लेंगे। मैं आपसे बिल्कुल वही बात कहना चाह रहा हूं कि आपने ही बातचीत के शुरुआत में बताया कि लगभग 27 लाख एकड़ जमीन जो थी वो भूमि सुधार कानून के तहत सरकार के पास आई। उस समय के राजस्व मंत्री थे, वह बता रहे हैं, उनकी मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। नहीं, वही उसी रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन अगर वही जमीन अगर बिहार में ठीक से वितरित कर दी गई होती या उसको करा लिया जाए तो निश्चित तौर पे बिहार के दलितों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। सर, बिहार के दलितों को नहीं बल्कि बिहार के सामाजिक परिवेश से बदलेगा सर। आज जो पूरे दलित बोझ बना हुआ है और सरकार इसको बोझ समझ के किसी तरह ढोना चाहती है, वह ढोलाने वाला पार्टी नहीं है। ये जो है दलित समुदाय खुद वह परिश्रमी है, वो अपने श्रम के बदौलत अपना जीवन जीना चाहता है, किसी के बदौलत जीना नहीं चाहता है। बिहार में भूमिहीन की परिभाषा अगर कानूनी रूप में देखा जाए सर तो 1 एकड़ से कम जमीन जो है वह भूमिहीन कहलाते हैं। तो उस स्थिति में 5% लोग होंगे बिहार में दलित कम्युनिटी में जिनके पास जमीन होगा। बाकी आवास भूमि की अगर बात करते हैं, आवास भूमि की बात डिग्निफाइड लाइफ जीने की अगर बात करते हैं तो वो मेरा अपना मानना है कि करीब लगभग 80% लोगों के पास जमीन रहने का नहीं है। क्योंकि जो भी कोई टोला देखेंगे, कोई भी गांव देखेंगे, कोई मोहल्ला देखेंगे तो किसी परिवार के पास 1 डिसमिल, आधा डिसमिल, 1 डिसमिल, आधा डिसमिल, उसमें 4 भाई है, 3 भाई है। एक नारकीय जीवन है इनका सर, एकदम अमानवीय और नारकीय जीवन में किस तरह व्यतीत कर रहे हैं। ये जिंदा है, सिर्फ ये नहीं कि कोई अच्छा लाइफ जी रहे हैं। एक बात मैं जानना चाहता हूं कि 90 के दशक से दलित भूमि अधिकार का आंदोलन बहुत मजबूती से चला और ये लगभग 2 दशक तक चला, लेकिन उसके नतीजे जो भी रहे हों, लेकिन अभी पिछले लगभग 8-10 वर्षों से दलितों के भूमि अधिकार के आंदोलन बहुत कमजोर पड़े हैं या पूरे देश में जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें किसी भी प्रकार के आंदोलन बहुत कमजोर पड़े हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 तरह की बात है। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि आंदोलन कमजोर पड़ा है, और आंदोलन कमजोर होता नहीं है, क्योंकि मुद्दे आधारित कोई सफलता नहीं मिलती है तो कमजोर नहीं होती, परिस्थिति होती है सर। समय बस जो है वो परिस्थितियों की दबी हुई है, आंदोलन कमजोर नहीं हुई मैं अपना मानता हूं। क्योंकि सबों को दिल में, सबों को दिमाग में एक अभियान का सोच जरूर आज भी है। आज गांव-गांव में जाता हूं, पूछता हूं तो उनके दर्द है। दर्द का मतलब है कि वो अभियान चला नहीं रहे, कोई किसी तरह का उनकी जो है ना परिस्थिति है। बिल्कुल, इसी जब लोगों के अंदर वो इच्छा शक्ति भी है और जरूरत भी है
उसके बावजूद जो आज से 10 साल पहले सड़क पे आंदोलन दिखते थे, भूमि अधिकार का आंदोलन, और हर जगह कुछ न कुछ गतिविधियां लगातार होती थी सड़क के आंदोलन पे, और सरकार के जी स्तर पे भी निरंतर दबाव बनाने का एक जन आंदोलन के माध्यम से प्रक्रिया चलती रहती थी। जी पिछले 7-8 वर्षों से देखने में आ रहा है इसमें बहुत कमी आ गई, और हालांकि जी ये लगभग सभी तरह के आंदोलनों की ऐसी ही स्थिति रही है। सर, इसको ऐसे देखें सर, आप 90 के दशक में उदारीकरण के अगर भारत में एक आगमन हुआ, तो उस समय से देखें कि बाजारीकरण में जो है ना, लोग जीने खाने पे पड़ गए। अभियान आंदोलन भारतीय संविधान का अधिकार की ओर नहीं झुके, एक ये भी एक कारण मैं मानता हूँ। दूसरी बात, कुछ लोग झुके भी हैं तो सरकार की भी इच्छा शक्ति, जो खास करके डेमोक्रेसी और भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार डिमांड करने का है, उसको भी दबाने की कोशिश जबरदस्त किया है। तो इससे मैं मानता हूँ कि इसके कारण भी जो है कमजोर पड़े हैं। और अभी तो इकोनॉमिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अगर काम मिलता है तो खाते हैं, काम नहीं मिल रहा है वो दिन नहीं खाते हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण ये अवसर अभी सामने नहीं आ पा रही? ये बताइए, अभी दलितों के साथ जो स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या स्थिति है बिहार में? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो आप बात कहते हैं तो पूरे सामान्य है, पूरे राज्य भारत के राज्यों में एक ही ढंग का है। जैसे कोई जब पॉलिसी रहेगी तब ना कुछ बात होगी। जैसे आप एजुकेशन पॉलिसी को अगर देखेंगे तो यह पॉलिसी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। एक तो इनके पास रहने का घर नहीं है, तो पढ़ने का माहौल भी नहीं है। अब पढ़ने का माहौल भी है तो वह नीति नहीं है। जो एजुकेशन नीति बननी चाहिए था वह नीति नहीं है, उस अवसर उनके पास नहीं है। एक तरफ आप बहुत आशावान हैं कि एक बड़ा आंदोलन या अभियान जमीन को लेकर के अपने अंदर ऊर्जा समेट करके रुका हुआ है, जो कभी भी जी सर, सामने आ सकता है जी और सर, दूसरी तरफ स्थितियां जी पहले से बदतर हो गई हैं। शिक्षा का पूरा जी निजीकरण हो गया है, स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा निजीकरण हो जी गया है। ये दोनों ही जिम्मेदारियां सरकार की हैं कि लोगों को बेहतर सुविधाएं शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध हो, लेकिन सरकार इन दोनों में सर, ही अभी आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि वो पूरा निजीकरण की तरफ बढ़ चुकी है। शिक्षा का पूरा निजीकरण हो गया है, वही स्वास्थ्य सेवाओं में जो सरकार सुविधाएं दे रही है वो भी एक तरह से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इंश्योरेंस के साथ जोड़ करके जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है वो भी निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट के फायदे के लिए फायदेमंद है, जबकि गरीब को, दलित को, पिछड़ों को, दबे कुचले वर्गों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सर, इसको इसको एक ऐसे देखें सर, ये जो सत्ता में बैठे पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को अगर पूरी नियत देखें हम जनता के प्रति दर्द, तो दोनों का नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत पूरे वेलफेयर स्टेट कहलाती है, भारत जो है वेलफेयर स्टेट कहलाती है। और वेलफेयर स्टेट में जो है एजुकेशन और हेल्थ दो ही को लेकर के जो है वेलफेयर स्टेट कहलाती है। और वेलफेयर की परिभाषा एक अवसर है, ये अवसर का मतलब आगे बढ़ाने का है। वेलफेयर का मतलब दाता नहीं था, और या दाता के रूप में खड़ा, याचक रूप में खड़ा नहीं था। तो दाता और याचक जो एक सामने आई है बातें, इसके कारण मैं कहता हूं कि वो नीति अच्छी नहीं इनकी है। कोरोना काल का लगभग 1.25 साल से ज्यादा निकल चुका है। इस बीच कम से कम 6 करोड़ लोग जो हैं, जो मध्यवर्गीय थे, वो गरीबी की रेखा के नीचे जा चुके हैं। जी सर, लगभग 9% के आसपास की बेरोजगारी दर इस समय चल रही है, और जी सर, यही स्थिति कामोवेश हर क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र में नौकरियों की पूरी तरह किल्लत हो गई है। छोटे कारखाने, छोटे कामकाज बंद हो गए हैं। नतीजा, जो छोटी छोटी नौकरियां भी लोग कर लेते थे 5,000 6,000 रुपए की, वो भी मिलनी नामुमकिन हो गई है। ऐसी स्थिति में बिहार में दलितों को और दबे कुचले वर्गों को क्या प्रभाव पड़ा है? कोरोना काल में तो आर्थिक किसी सबकी कमर तोड़ दी है। तो उस स्थिति में बता रहा हूं कि अब इनका तो काम मिलना मुश्किल हो गया है। इनका जो दुकान में काम मिलता था उसके जगह पे मिडिल क्लास के लोग काम करने लगे हैं, अच्छा, मजबूरी बस। तो बिहार की स्थिति है कि जो दलितों की अगर बात करें तो उनको अब वहां भी अवसर नहीं है सर।
सरकार की जगह छोड़ दीजिए, तो कोई कंपनी की जगह छोड़ दीजिए, निजी दुकान में भी अवसर इनका नहीं मिलेगा। मैं नहीं मिल रहा, अभी देख रहा हूँ अपने गांव या इलाका में तो लोग बैठे हैं। ये स्थिति कहाँ ले जाएगी कि जो काम पहले दलित करते थे, छोटे छोटे काम, उन कामों को करने के लिए अब मध्यवर्गीय लोग आगे आ गए हैं और उन्होंने एक तरह से दलितों का और वंचित वर्गों का के हाथ में जो काम थे वो भी चले गए। दूसरी तरफ ये पूरा का पूरा समाज जो है ये भूमिहीन है। ऐसी स्थिति में इनका आजीविका का जो प्रश्न है वो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। इसको लेकर के आप लोग एक आंदोलन की दृष्टिकोण से क्या सोच रहे हैं? सर, इसको तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जो जीवित है उसमें एक कहीं न कहीं विवेकता है, वह सोच जरूर रहे हैं। और ऐसा भी अवेयरनेस नहीं लोगों के पास है कि जो कर लो मैं सुनता रहूंगा। यह लोग अनुभव कर रहे हैं, जब तक बर्दाश्त हो रहा है बर्दाश्त कर रहे हैं। एक शाम खा के, दो शाम खा के, जैसे खा के न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता हो, बच्चों को पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, हेल्थ के लिए जाते हैं, मर जा रहे हैं। यही चीज जो है ना, एक दिन को अनुभव आएगा और शायद, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना अनुभव है काम करने का, वह एक बहुत बड़ा अभियान के रूप में आगे आएगा और डिमांड खड़ा होगा और फिर भारत एक आगे आएगा। तो मतलब आप इसको इस तरह से करके देख रहे हैं कि जो कठिन परिस्थितियों से जनता गुजर रही है वो किसी 74 से भी बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना रही है। बन रहा है सर, बन रहा है, लेकिन अभी कोई नेतृत्व ऐसा पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन बन रहा भीतर भीतर जो है ना। नेतृत्व तो इसी प्रक्रिया में स्वयं से ही पैदा होता है। आंदोलनों के नेतृत्व पहले से तय नहीं होते हैं, वो आंदोलनों की प्रक्रिया में खुद ही नेतृत्व पैदा होकर के सामने आता है। यह हमेशा का इतिहास रहा है। तो और एक चीज सत्य जान लीजिए सर, प्राकृतिक सत्य है और संवैधानिक सत्य है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। सर आज परेशान हो रहा है सत्य, लेकिन और मैं तो ये कहूंगा आजादी के समय से आज तक देखेंगे तो दलित समुदाय वो परेशानी हो रहा है। वह गुलामी के समय भी परेशान था, आज भी परेशान है, लेकिन अवसर जो संविधान दिया है इसमें ताकत बनी है, लोग उठ गए हैं, बैठे नहीं है, अब कमर टूटा हुआ नहीं है। वही ताकत जो है, मेरा भरोसा है कि सत्य पराजित होगा, परेशान नहीं होगा, सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं होगा। सर मेरा 46 साल से लगातार आंदोलनों के बीच में अपने लोगों को अधिक के अधिकारों के लिए लड़ते 46 साल के बाद भी आपकी ये उम्मीद बाकी है कि हम लोग एक दिन जीतेंगे। संविधान के प्रति ये जो गहरा विश्वास है ये इस बात की पूरी उम्मीद देता है कि निश्चित तौर पे आपके संघर्ष एक मुकाम तक लेके जाएंगे और वो सपना जो आप अपने बिहार के लिए और बिहार के वंचित वर्गों के लिए, दलितों के लिए देख रहे हैं, वो सपना निश्चित तौर पे एक दिन जरूर कामयाब होगा। इन्हीं सारी बातचीत के साथ हम आज की ये बातचीत समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिलेश्वर राम जी, हमें समय देने के लिए। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम सर।